नमस्कार दोस्तों, रुहेलखंड के गौरव में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं रुहेलखंड की शख्सियतों से, जिनके माध्यम से आप जान पाते हैं कि बरेली और बरेली का जो परिक्षेत्र है रुहेलखंड, इसमें कैसे कैसी शख्सियतें हैं, कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने बरेली और रुहेलखंड के नाम को भारत ही नहीं विदेशों में भी व्याख्यायित किया है। ऐसी एक शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बरेली के नाम को, रुहेलखंड के नाम को भारत ही नहीं और विदेशों तक इसको व्याख्यायित किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी रामलला का जब मंदिर बना है, उनका स्वागत किया गया है भारत भूमि पर, तो उनका ही एक परफ्यूम, एक इत्र रामलला जी को लगाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परफ्यूमरी की। तो जिस शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं वो परफ्यूमरी के क्षेत्र से हैं और वो यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया भी रहे हैं और बरेली रतन भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम गौरव मित्तल जी का आज अपने स्टूडियो में। गौरव मित्तल जी, आप यहाँ आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशबुएं आप उड़ाते हैं, खुशबुओं के संवाहक हैं, खुशबुएं आपके हाथों से मचलती हैं। तो ये क्या जर्नी रही है, किस तरह से आप खुशबुओं की तरफ आए हैं? पहली बात तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑनर के लिए, यहाँ पे बुलाने के लिए, इस मंच पे बुलाने के लिए। इस खुशबू का मंच बचपन से ही बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि हम लोग एक छोटे से गांव को बिलोंग करते थे। बीसलपुर नाम है उस गांव का, और वो करीब करीब यहाँ से 40 किलोमीटर दूर क्षेत्र में पड़ता है। मेरे फादर वहाँ पे किसान थे। अब वो किसानी सारी एरोमेटिक क्रॉप्स की उस जमाने में करते थे। हालांकि मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे वारंगल NIT से। सिविल इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने अपना शौक किसानी था उनका, तो किसानी में उन्होंने पहले पोटैटो, शुगर केन वगैरह करते थे। उसको कन्वर्ट करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग एरोमेटिक क्रॉप्स की खेती करें। तो उन्होंने एरोमेटिक क्रॉप्स की तरफ अपने आप को डाइवर्ट किया। लेमन ग्रास, पीपरमिंट, जामुरोजा, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स उस जमाने में वो क्रॉपिंग करते थे। तो जब वो खेतों से वापस आते थे तो मैं उनको स्मेल करता था। आई मस्ट बी, आई थिंक 5 years 4 years और समथिंग लाइक दैट। 4 से 5 साल का मैं बच्चा हूँगा, तो मैं उनको स्मेल करा करता था। अब वो जर्नी मेरी तब से शुरू हुई परफ्यूमरी की, जब मेरे फादर ऑनरेबल स्वर्गीय ब्रजेश मित्तल जी, जो अभी मेरे साथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे को मालूम है वो मेरे को स्वर्ग में देखे वो जरूर मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि जिस स्टेज पे, जिस मंच पे मैं बैठा हूँ, उनको सबसे ज्यादा खुशी होगी इस समय देख के। तो जब वो आते थे अपने खेतों से पीपरमिंट, लेमन ग्रास वगैरह की क्रॉपिंग करके, मैं उनको स्मेल करता था। तब से ये जर्नी शुरू हुई और तब से वो मेरे अंदर उन्होंने एक ललक देखी कि मैं परफ्यूमर कैसे बनूं। मतलब उस जमाने में तो यही नहीं, लोग अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं परफ्यूमर कोई एक डेजिग्नेशन होता है। लोग जानते हैं कि चीफ मैनेजर होता है, मार्केटिंग होती है, लॉजिस्टिक्स होता है, वेयर हाउसिंग होती है, बट नोबडी नोज कि एक परफ्यूमर और एक फ्लेवरिस्ट नाम की भी एक अपॉर्चुनिटी इस दुनिया में है। बहुत कम लोग जानते हैं, स्पेशली इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन मेरे फादर ने बचपन में ही देखा कि इसको एक परफ्यूमर बनाना चाहिए, तब से ये मेरा शौक। तो परफ्यूमर बनाने के लिए, आपने परफ्यूमर बनने के लिए कौन सी कवायद करी, किस किस चीज की पढ़ाई करी, कहाँ कहाँ एडमिशन लिया, थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताइए। फिर से मैं अपने पिताजी का शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, एक फादर ही ऐसे शख्स होते हैं जो अपने बच्चे को अगर शुरू से ही एजुकेट करें और शुरू से ही बताएं कि तुम्हें किस लाइन में जाना है, उस लाइन में आप डाइवर्ट करेंगे। बहुत सारी हस्तियां जिनकी बायोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो बचपन से ही अगर उनके फादर, उनके पेरेंट्स उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें इस क्षेत्र में जाना है, तुम्हें ये करना है, तो बच्चे के अंदर एक लालियत पड़ जाती है, हमें ये करना है। तो यही चीज देखते हुए जब मेरे फादर आते थे, मैं उनको स्मेल करता तो उन्होंने कहा कि परफ्यूमर, नाउ ही नोज व्हाट इज द परफ्यूमरी, क्योंकि वो एरोमेटिक क्रॉप्स की उस समय क्रॉपिंग कराते थे। तो उन्होंने कहा तेरे को केमिकल इंजीनियर बनना है, बिकॉज केमिकल इंजीनियर बनने से ये नहीं है कि यू डोंट हैव अ पैशन ऑफ परफ्यूमरी, लेकिन उससे आपका एक बेस तैयार हो जाता है केमिकल इंजीनियरिंग करने से कि आपको उस लाइन में आगे कैसे बढ़ना है। तो मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी IIT कानपुर से। सन 1996 में मेरा आर्मी स्कूल से मैंने अपना करा था। 2000 आई कंप्लीटेड माय केमिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स फूड टेक्नोलॉजी करी, और मास्टर्स फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद आई गॉट सेलेक्टेड इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का परफ्यूमरी का, पेरिस में। पेरिस में मेरा परफ्यूमरी में सिलेक्शन हुआ, जिससे मेरे को स्कॉलरशिप दी गई थी फ्रेंच गवर्नमेंट से। मैं स्कॉलरशिप से यहाँ पे गया, क्योंकि उस समय मेरे फादर के पास इतना फंड्स नहीं था कि वो मेरे टिकट को भी बियर कर पाते। लेकिन वहाँ पे मेरे को स्कॉलरशिप मिली, मेरे को एयर टिकट वगैरह सब फ्रेंच गवर्नमेंट ने दिया। वहाँ पे जाके मैंने परफ्यूमरी स्कूल से अपना मास्टर्स किया, ये मेरा दूसरा मास्टर्स था। फिर मैंने लंदन से अपना MBA किया। MBA भी
ऐसा एमबीए नहीं था, दिस इज जस्ट लाइक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए भी पर्टिकुलर था, एमबीए वाज डन इन एरोमा टेक्नोलॉजी, एमबीए इन एरोमा टेक्नोलॉजी। वहां से मैंने एमबीए करा अपने लंदन से, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। ये मेरा पढ़ाई का बैकग्राउंड है। अच्छा, तो इसके बाद जब आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई खत्म की आपने, तो नेचुरली आप विदेश में थे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी, बहुत सारी कंपनियों में का पता भी लगा होगा आपको वहां जाके। तो आपने कहाँ कहाँ जॉब करा, दुनिया के किन मुख्तलिफ हिस्सों में आप रहे, और फिर वहां से अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए आप सब कुछ छोड़ के, सारे सपने छोड़ के रोहिलखंड आ गए, बरेली आ गए और अपने फादर के काम को संभाला। थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरे फादर ने जब मेरे को इंजीनियरिंग के लिए भेजा, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं विदेश में गया, तो उससे पहले फादर ने 1977 में एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर चुके थे बरेली में, एक गांव को छोड़ के, क्योंकि मेरे कैरियर के लिए वो चाहते थे मैं एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम में जाऊं, अच्छे सिस्टम करूं। ये नहीं कि उन्होंने फार्मिंग छोड़ी थी, फार्मिंग के साथ साथ उन्होंने एक इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश करी, जिसमें वो सिर्फ एरोमेटिक क्रॉप्स की इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करके एसेंशियल ऑयल बनाते थे। फॉरेन में जाने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं वापस नहीं आऊं। ये फैक्ट है डॉक्टर साहब। कोई भी बच्चा अगर फॉरेन जाता है तो वो सोचता है वहीं पे सारी लग्जरी लाइफ है, वहीं पे सब कुछ है, वहीं पे उसको एक क्या कहते हैं, लाइक यू नो मींस एक उसको इंडिविजुअलिटी मिल रही है, मतलब कोई उसके इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ऐसा नहीं है। फॉरेन जाके भी तकलीफ बहुत होती है, ऐसा नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। मैं 15 साल विदेश में रहा, बहुत चीजें झेली, हर जगह झेली। फॉरेन में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी में मैंने जॉब भी करी, वहां पे मैं पहला इंडियन था जो एज अ परफ्यूमर सेलेक्ट हुआ। अब आप बोलेंगे परफ्यूमर क्या होता है डॉक्टर साहब? परफ्यूमर एक क्रिएटिविटी होती है, जैसे हम म्यूजिक बनाते हैं तो उसमें कंपोज करते हैं सारे गामा पाधा निसा। आर्टिस्ट भी जब एक आर्ट बनाता है तो वो सोचता है कि मैं आर्ट को किस तरह क्रिएट करूं, चाहे वो किसी का एक शक्ल बना रहा हो, बट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द माइंड, क्रिएशन, किस क्रिएशन कैसे होती है। सेम थिंग इज परफ्यूमरी। लेकिन उस परफ्यूमरी की टेक्नोलॉजी इंडिया में किसी के पास नहीं थी। मैंने परफ्यूमरी करी, तो परफ्यूमरी की मास्टर्स डिग्री हासिल करी, लेकिन उसकी और टॉप मास्टरी हासिल करने के लिए आई हैव टू बी वर्किंग इन सम वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनीज। वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी कंपनी है, मैंने वहां पे काम किया। वहां पे काम करने के बाद मैं पहला इंडियन था जो एज अ बीइंग परफ्यूमर सेलेक्ट हुआ। वहां से मैंने पूरी नॉलेज ली, लेकिन वहां से लेने के बाद अनफॉर्चुनेटली सन 2011 में 16 जनवरी को मेरे फादर का देहांत हो गया। ही वॉज इन ऑफिस, एकदम से हार्ट अटैक आया। देन मैं इंडिया आया सब कुछ छोड़ने के लिए कि एक बार मतलब मैं अपना यहाँ से सब पैकअप करके वापस चला जाऊंगा। हाँ, मैं छोड़ने के लिए वापस आया कि लेकिन फिर आपने के पिता ने आपको, आपने जब वो देखा तो आपको लगा कि मेरे पिता ने जो खड़ा किया है वो सपना है उनका और मैं उस सपने के लिए आगे चलता हूँ। लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं, विदेश में जॉब करके मैं किसी का जॉब नहीं कर सकता। मेरे को अपने फादर का ड्रीम किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, जो उनको सोचा था कि एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा परफ्यूमर बनना है, मैं बन के दिखाऊंगा। हालांकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी को मैंने जॉब छोड़ी, मैं आया वापस आके मैंने अपनी इंडस्ट्री को संभाला। एक साल तक, सन 2011 से सन 2012 तक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि 10 साल 15 साल विदेश में रहने के बाद, वो भी पेरिस में रहने के बाद, मेरी एक तरह से साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। मैं भी अपने आप को एक तरह से विदेशी समझने लगा था। लेकिन हिंदुस्तान में जब आया मैं, तो मैंने देखा कि मेरे फादर बहुत सोशल थे। बहुत सारे फार्मर्स के उन्होंने घर भी बनवाए थे, बहुत सोशल थे। वो फार्मर्स के साथ इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि वो खुद एक फार्मर थे। फिर जब मैं वापस आया तो फार्मर से मेरा घर घेर लिया था, मेरे को अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा था हम आपको नहीं जाने देंगे। आई थॉट अब क्या करना चाहिए। देन आई मेड अ डिसीजन कि नहीं, अब हिंदुस्तान के लिए वक्त आ गया कि अब हमें वापस आना है। वापस आके इस कंट्री के लिए और मेरे फादर्स के ड्रीम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सारे जितने भी इंजीनियर्स, IITians, IIMs होते हैं, सब बाहर जाके अपनी लग्जरियस लाइफ तो जीते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि एक हिंदुस्तान जो हमारी कंट्री है, जिसने आप में जन्म दिया, जिसने हमें ताकत दी है, इवन आपके फादर्स, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप इंडिया में आके उनका नाम ऊपर करें। तो मेरी एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हिंदुस्तान में हम लोगों को जरूरत है टैलेंट की। अगर हम लोग टैलेंटेड है, हमें यह भी मालूम है कि इंडिया इज नाउ द 3rd बिगेस्ट GDP ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं। अगर हम लोग विदेश में जाके उन विदेशियों का साथ देंगे तो हमारा क्या यूज इस एजुकेशन सिस्टम का कि हम लोग यहीं पे बैठ के
पढ़ाई कर रहे हैं और अपने एजुकेशन बाहर कर तो रहे हैं। जिन थोड़े से किसानों ने आपका घर घेरा, जी। आज आप 50,000 किसानों के साथ काम करते हैं और इतने सारा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है आपने, उनके साथ कनेक्शन किया है आपने, और इस पूरे इलाके में से लेके कश्मीर तक आप अपनी फसलें उगवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी उगवा रहे हैं, तो ये सब दौर कैसे किया आपने? ये सर जब हम लोग वापस आए इंडिया में तो CSIR एरोमा मिशन से हम लोग लिंक हुए, जिसमें CMAP एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है लखनऊ का। उनके डायरेक्टर्स ने हमें पहचाना कि इंडिया में कोई शख्स आया है जो पढ़ा लिखा है, प्लस वो एक परफ्यूमरी की एजुकेशन लेके फॉरेन से वापस आए। उनके साथ हमने MOU साइन करा सन 2011 से, तब से अब लोग MOU साइन कर चुके हैं उनके साथ। और CMAP के साथ साइन करने के बाद बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जिनके साथ हम लोगों ने ये MOU साइन करा है कि हम किसानों को कैसे डाइवर्ट करें कन्वेंशनल फार्मिंग से एरोमेटिक फार्मिंग की तरफ। कई किसान ये हैं कि सिर्फ जानते हैं फार्मिंग करना, शुगर केन, पोटैटो, पैडी, वीट, ट्रेडिशनल क्रॉपिंग करते हैं। लेकिन इस एरोमा मिशन में ऑनरेबल PM सर का ये मिशन था कि जितनी भी अनयूज्ड लैंड है, 30% ऑफ द लैंड इन इंडिया जो है अभी भी अनयूज्ड है, या 70% लैंड हमारी इंडिया की बहुत है अपनी भारत की जनता को फीड करने के लिए। तो 30 to 40% लैंड को हम लोग ने रिकॉग्नाइज किया साइंटिफिक इंस्टीट्यूट के साथ, और उनके साथ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, एक हमारी इंडस्ट्री है। उसमें हम लोग बीच में किसान हैं, सॉरी टर्न वे अराउंड, ये फार्मर है, ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, बीच में है, क्योंकि साइंटिफिक इंस्टीट्यूट डायरेक्ट फार्मर से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो उसमें हम लोगों को एक MOU साइन कराए गए CSIR एरोमा मिशन के अंडर में, जिसमें हम किसानों को डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में फार्मिंग करवाते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो। तो अभी हम लोगों का कांटेक्ट पूरे 50,000 से ज्यादा फार्मर्स हम लोग काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिनसे हम रॉ मटेरियल, परफ्यूमरी रॉ मटेरियल काम करवाते हैं, फ्लेवर कह लें या परफ्यूमरी कह लें। तो उसमें लेमन ग्रास, जेरेनियम, पचोली, पाइपरीटा, ट्यूबरोज, रोज, जेरेनियम, ऑल द थिंग लाइक जिससे खुशबू आती है, जिससे हम फ्लेवर बना सकते हैं, परफ्यूम बना सकते हैं, उसकी पूरी 50,000 किसानों के साथ मिलकर हम पूरी खेती पूरे इंडिया में कराते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना देखते देखते और ये सारे MOU साइन करते करते फिर आप जो हैं मतलब 300 करोड़ से ऊपर चले गए, फिर आपने विदेशों में अपने आउटलेट खोल लिए, और अभी भी आपका हिंदुस्तान के लिए सपना है कि आप यहाँ पर भी आउटलेट, ये जो सपने हैं आपके जो आप पूरे करते जा रहे हैं, ये क्या चीज़ है? सर एक ये होता है पैशन, और एक होता है ड्रीम, की किसी के ड्रीम को पूरा करना। एक मेरे अंदर एक पैशन था जो कभी भी मैंने अपने अंदर मरने नहीं दिया। पहली बात तो एक ये ड्रीम का है। दूसरा, एक यंगस्टर्स, बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना कि कोई भी एक गांव का आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आप गांव के हैं, मैं अभी भी सुनता हूँ, शहरों में जाता हूँ, हमारे आउटलेट्स इंडिया में अभी 5 जगह खुले हुए हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, बरेली, देहरादून, दिल्ली। लेकिन जब जाते हैं तो अभी भी आदमी कहता है, ओह बरेली, तुम कैसे बना सकते हो? तो ये जब चीज सुनी तो एक अंदर से लगा, वो एजुकेशन सिस्टम नहीं देखते आप, चाहे कहीं के भी पढ़े हो, वो कहते हैं कहाँ आप छोटे से गांव के, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो एक पैशन और वो एक तमन्ना मैंने कही कि नहीं, एक छोटे से गांव का आदमी आगे कैसे बढ़ सकता है, वो प्रूव करना है। इसीलिए अब हम बढ़ते चले जा रहे हैं, बाय गॉड ग्रेस, महाकाल की इच्छा है कि हम लोग बढ़े और बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाय हिट हुक एंड क्रोक हो रहा है। हम लोग, हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है, और पूरी मेहनत करके हम लोग हिंदुस्तान में कितने आउटलेट्स खोलना चाह रहे हैं आप? सर 100 से ज्यादा तो मैं 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर खोल के रहूंगा। ये मेरा प्रण है और ये करके रहूंगा। और इस आउटलेट में सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसानों से हम जो भी एरोमेटिक क्रॉपिंग कराते हैं, उन्हीं एरोमेटिक क्रॉप्स के एसेंशियल ऑयल्स को यूज करके या कैरियर ऑयल को यूज करके हम अपने प्रोडक्ट का खुद उत्पाद कर रहे हैं। कोई भी चीज सिंथेटिक नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हजार्ड करे अपने आप को। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है डॉक्टर साहब, हम लोगों के अंदर जो बीमारी आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सिंथेटिक कंपोनेंट से आ रही है। तो ये किसानों से जुड़ने का एक मकसद है। तो आप ऑर्गेनिक को जो है प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक ही करवा रहे हैं। जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा सबसे बड़ा मकसद है। क्योंकि इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इकोसिस्टम, पहले तितलियां दिखती थी, अब तितलियां नहीं दिखती। स्पैरो दिखते थे, वो छोटी छोटी चिड़ियों को हम बचपन में वो दाना खिलाते थे, वो आटे की गोलियां वो भीड़ लगा लेती, वो नहीं दिखती हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि हम लोग इकोसिस्टम से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इकोसिस्टम से छेड़छाड़ इसलिए कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज, रोड्स, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन हम नेचर के साथ खेल रहे हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भारत सरकार भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसी एरोमा मिशन के तहत ये भी मिशन है कि हम किस तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग कराएं। नो पेस्टिसाइड, नो इंसेक्टिसाइड, नो हर्बिसाइड्स। इसमें भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं
कि जिस वजह से हम लोगों को बीमारियां हो रही हैं। इसीलिए हम लोग सिर्फ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो रामलला का मंदिर बना है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें तो बरेली बड़ी सौभाग्यशाली जगह है कि बरेली ने रामलला के जेवरों का निर्माण किया और रामलला को सुसज्जित किया। लेकिन उसी के साथ साथ गौरव मित्तल जी के यहाँ से बना हुआ इत्र भी रामलला को समर्पित किया गया, उन्हें सुवासित किया गया। तो रामलला को जो ये आपने तोहफा दिया है, बरेली की तरफ से तोहफा दिया है, इसके बारे में जरा सा बताइए। मैं डॉक्टर साहब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि एक सनातन धर्म में भगवान ने मेरे को एक टारगेट दिया, या फिर ये तो मौका दिया कि इतने बड़े बड़े परफ्यूमर और इतने बड़े बड़े, हो सकता है हिंदुस्तान में हो विदेश में भी हो, लेकिन मेरे को कैसे सेलेक्ट किया, क्या करा गया, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है अभी क्या हुआ था उस समय। मेरे पास बस एक कॉल आया, मैं योगी जी से मिलने लखनऊ पहुंचा। उस समय मेरी दिल्ली में एक मीटिंग चल रही थी, वहां पे कॉल आया कि आपको फौरन आना है। मैं वहां पे पहुंचा, फिर उन्होंने टारगेट दिया कि आपको रामलला का स्थापना दिवस इतनी तारीख को है, उसके लिए आपको एक इत्र बनाना है। मैंने आपको एक बात बताऊं, मैं रामचरितमानस भी पढ़ता हूं। रामचरितमानस में बालकांड में एक दोहा लिखा हुआ था, जिसमें ये लिखा था कि जब राम जी का जन्म हुआ था तो दशरथ जी ने पूरी अयोध्या में कस्तूरी, सैंडलवुड और केसर का छिड़काव कराया था। उस दोहे का बालकांड में पूरा लिखा हुआ है, बालकांड में। उसी को पढ़ते हुए जब राम जी वापस आ रहे थे, मतलब जब इनॉग्रेशन था अपना, तो इसका मतलब राम जी वापस आ रहे हैं अयोध्या में, तो उसी को लेते वही मंजर आपने पैदा करा, यही तीन चीजें यूज करके, सैंडलवुड, कस्तूरी और केसर को यूज करके ये इत्र लगाया। और मैं बहुत ऑनर्ड हूं कि ये राम जी को समर्पित करा गया उनके स्थापना दिवस पे। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी यू कैन से उपलब्धि है। और इसके साथ साथ आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी इत्र बनाया और योगी जी के लिए भी इत्र बनाया। वो क्या चीज है सर? प्रोटोकॉल के उसमें मैं थोड़ा उसको अवॉइड करूंगा बताना, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी के लिए, लेकिन बरेली से हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री को कुछ गया है और इस तरह की मतलब खुशबू की चीज गई है, ये एक बड़ी बात है। सर, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल में बैठे, इवन मोदी जी भी, उनके लिए मेरे को एक मिशन दिया गया था कि कोई स्पेशल परफ्यूम बनाया जाए। उनको गिफ्ट करा गया है कोई एक स्पेशल परफ्यूम बना के, सो दैट दे फील हैप्पी। एक परफ्यूमरी सर एक ऐसी चीज होती है जो आपके फेस पे एक स्माइल ला सकती है। आप कोई भी देखेंगे, आपके पास कोई निकलेगा और अगर वो अच्छी स्मेल कर रहा है डॉक्टर साहब, देन आप एक स्मेल आ जाएगी, लाइक यू विल फील स्माइल, वाओ दिस इज अ नाइस स्मेल। लेकिन कोई बदबू की तरफ से आप निकलेंगे, आप उससे एकदम से अलग हटना चाहेंगे, नहीं ये कैसी स्मेल आ रही है। तो एक खुशबू एक ऐसी चीज है जो आपको स्माइल, आपके माइंड को सेटिस्फाई, इवन एरोमा थेरेपी भी कर सकती है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स ये सब बनाए जा रहे हैं, सब एरोमा थेरेपी के ऊपर है, थेरेपी बाय एरोमा। आप स्मेल करेंगे, बहुत सारी सर टेक्नोलॉजी इस समय विश्व में बन रही हैं जो एरोमा से आपको बीमारी भी खत्म करी जा रही हैं। नेचुरली जब हम बात करते हैं बहुत सारी बीमारियों की, तो कोई ना कोई सेल में हमारे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उन ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए भी हम इसी तरह की थेरेपी का जो आकर देखें ना, अगर आप कैरोलाइट थेरेपीज को देखिए तो जितनी थेरेपीज हैं वो भी बीमारी को बाहर निकालने के लिए, जो बॉडी से बाहर निकलती है उसके लिए एरोमा यूज करते हैं, उसके लिए वो तमाम तरह के तेल यूज करते हैं। अच्छा, इस पूरी जर्नी में एज एन केमिकल इंजीनियर, एज एन परफ्यूमर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट और सब काम करने के साथ आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा? जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, यही मैंने सीखा अभी तक। आपका जो पैशन है, आपकी जो जिंदगी है, वो आपकी है। सिर्फ जिंदगी में ये सब चीजों में, बचपन से लेके, चाहे वो गांव में फार्मिंग हो, मैं फार्मिंग भी करता हूं सर, डॉक्टर साहब खुद, मैं संडे को जाके खुद फार्मिंग, खुद ट्रैक्टर अभी भी चलाता हूं। अच्छा। अभी चलाता हूं, मेरे खेत हैं वहां पे, खुद अपने चला के ट्रैक्टर को खुद क्रॉपिंग करता हूं। तो जिंदगी में बचपन से लेके गांव में एक छोटे से कमरे में, एक कमरे में हमारी फैमिली रहती थी। मेरी 2 सिस्टर हैं, मेरी मदर, मैं और मेरे फादर, एक छोटे से कमरे में एक बेड पे। वहां से देख के जो जर्नी विदेश तक गई, फ्रांस, न्यूयॉर्क, दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पे मैं नहीं गया हूं। सिर्फ एक चीज सीखी डॉक्टर साहब, अगर आपको कुछ करने की ठान लें, जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत बम्स आएंगे, लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं, आपको मालूम है कि आपको ये करना है तो करना है, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। बस मैंने ये सीखा है जिंदगी में, इस जर्नी में अपने पूरी,
कभी भी हार नहीं मानना। देखिए, जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में भी आपको कुछ मिलता है। आपने दूसरों को खुशबुएं दी, दूसरों को सुवासित किया, तो लोगों ने भी आपको बहुत कुछ दिया। तो ये बरेली रत्न है और इंडियन आइकॉन ऑफ यूथ है और बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं। तो ये सब जो चीज़ें आपको मिली हैं, तो कैसा लगता है आपको, क्या फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है डॉक्टर राम। इट्स अ प्राउड थिंग, क्योंकि मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि लोग सोचते हैं विदेश में सब कुछ है, हिंदुस्तान में बहुत प्यार है। अगर हमें एक जरा सी चोट भी लग जाती है, चारों तरफ भीड़ आ जाती है। फॉरेन में जब मैं था, अगर मेरे छींक भी आ जाती थी, बीमार भी, हॉस्पिटलाइज भी होता था, हमें कोई देखने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सब अवार्ड पाके, इतना ऑनर पाके, एक खुशी भी है और ये लग रहा है कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो खराब नहीं जा रही है। और सबसे ज्यादा खुशी कि मैंने अपने फादर के सपने को पूरा किया। आज तक शायद मेरे को अभी तक डॉक्टर साहब कोई कहने वाला ये नहीं मिला होगा कि तुमने अपने फादर के सपने को खत्म कर दिया या तुमने बर्बाद कर दिया, बल्कि सब मेरे से अभी भी पीठ बहुत प्राउडली थपथपाते हैं। नहीं, तुमने जो करा। देखिए, एक बेटे का कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाए, और आपके पिता ने जो सपना देखा आपने उसको पूरा किया। ये अलग बात है कि दुनिया के चलन में आजकल चीज़ें बदल रही हैं, आजकल यूथ अपने निर्णय लेना चाहता है, अपने तौर से काम करना चाहता है। लेकिन आज भी जो परिवार है, जो परिवार, पिता की भूमिका है, माँ की भूमिका है, परिवार की भूमिका है, ये मैं सोचता हूँ कि बहुत मजबूत चीज़ है। अच्छा, हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हिंदुस्तान मतलब सारे बैरियर्स तोड़ रहा है, ये जो हमारे बैरियर्स हैं जो और कंट्रीज़ के हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने काफ़ी दुनिया देख ली है और आप बिजनेस को भी उस लेवल पे कर रहे हैं, आने वाला सिनेरियो क्या होगा भारत के लिए? सर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, लेकिन जब मैं पहले विदेश जाता था तो कोई भी अंग्रेज मेरे को सिर्फ 5 मिनट का अगर टाइम देता था, वो कहता था ओनली 5 मिनट्स, स्पीक 10-5 स्टैंड अप गेट आउट। पहले ये सिनेरियो था। लेकिन अब जब भी मैं विदेश जाता हूं, अब वो खुद हमें बुलाते हैं, बैठाते हैं, रेस्पेक्टफुली चाय पिलाते हैं और 1, 2, 5, 6, 7 घंटे तक आराम से दे वांट टू लिसन टू अस व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सिनेरियो ये है कि हिंदुस्तान अब दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बन चुका है और बनेगा भी आगे ये, क्योंकि सिनेरियो इतना फास्ट चेंज हो रहा है। यहाँ का जो यूथ है, यहाँ का जो यंगस्टर है, अब वो इंडिया में रह के यहाँ के लिए काम करना चाह रहा है। हमारी ताकत डॉक्टर साहब यूथ है, यंगस्टर्स। ये नहीं कह रहा कि ओल्ड एज वाले अभी ताकत नहीं है। उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन से जो यूथ आगे बढ़ रहा है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी कंट्री है और वही हमारा देश है। दोस्तों, यूथ पे भारत टिका है, यूथ की तरफ भारत देख रहा है। युवा शक्ति इतनी सुदृढ़ है हमारे भारत की कि वो पूरी दुनिया को झुकाने के लिए काफ़ी है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी और हमारे, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। बात है एजुकेशन की। मैं अपील करता हूं कि आज भी देहात में जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं या जो लोग बेसिक शिक्षा अच्छी नहीं ले रहे हैं, उनको, उनके परिवार वालों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा वजह है जो आपको आगे तक ले जाती है, आपके भविष्य को सुरक्षित करती है। और गौरव बन जाना, गौरव मित्तल तो गौरव बने ही हैं उत्तर प्रदेश के और बरेली के, लेकिन कोई भी गौरव बन जाना दुनिया में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये अगर आप ठान लीजिए तो कोई भी चीज़ आपसे दूर नहीं रह सकती है। तो एजुकेशन, भविष्य के सपने, अपनी कर्म शक्ति को पहचानना, कर्म क्षेत्र में जाना और एक आइकॉन बन जाना कोई बड़ी सपना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस तरफ बढ़िए, सभी परिवार इस तरफ बढ़ें और एक सिस्टमेटिक वे जो होता है, सिस्टमेटिक तरीका जो होता है एजुकेशन से लेकर और एक एंटरप्रेन्योर बनने तक का, वो आप कीजिए। विदेश की धरती भी आपके लिए खुली है, पूरी दुनिया आपके लिए खुली है और किसी भी किस्म का गौरव आपके लिए खुला है। और आज जहां गौरव मित्तल बैठे हैं, कल आप भी बैठ सकते हैं। तो ये रुहेलखंड का जो गौरव है, ये आप लोगों को इसीलिए दिखाया जाता है कि ये शक्ति, ये इच्छा, ये जज्बा भी आपके अंदर पैदा हो कि कल ये कुर्सी खाली होगी तो इस पर आपको बैठना है। तो रुहेलखंड के गौरव का यही गौरव है और यही संदेश है। अगली बार के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आए और लोगों को इतनी आपने जानकारी दी। और आपका भी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं और जुड़े रहते हैं इस कार्यक्रम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की,
अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मिट्टी में चांद चढ़ाता आया।